और मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने बुआयंसी एंड फ्लोटेशन देखा था और उसके जो एक क्वेश्चंस हमने किए थे। उसके बाद एक न्यू चैप्टर है जो है हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, इसको पढ़ना है। और इसके बाद बेसिकली ये हमारा इसको पढ़ने के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स का आई थिंक 20% कवर हो जाएगा। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगर टाइम बचेगा तो, और उसके अलावा और कंसेप्ट को देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली में क्या है और ये इसका क्या कंसेप्ट है। तो देखिए चैप्टर 4 है हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि सपोज हमारे पास ये हमारा ये वाटर है, ठीक है, वाटर का कंटेनर बोल सकते हैं या एक आप सिंपली वाटर का कंटेनर बोल सकते हैं, ठीक है। और इस कंटेनर में एक आपका कोई प्लेट है, ठीक है ना, कोई प्लेट इंक्लाइंड प्लेट है, ठीक है ना, अंदर की तरफ इंक्लाइंड है। समझ पा रहे हैं ना, आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर उसका क्या है, ब्रेथ है, और आपको मैं लेंथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ओके। और ये कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, मीन्स कि सपोज जैसे ये हमारा एक बॉक्स है, इस तरीके से मैं 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक प्लेट है जिसका डायमेंशन कुछ इस तरीके से, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है, कुछ थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। क्लियर है ना। तो इसको हमने क्या किया, बेसिकली इस प्लेट पे हमको फोर्स एनालिसिस करना है। क्लियर है, इस प्लेट पे हमको फोर्स एनालिसिस करना है कि जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है इसके सराउंडिंग के जितने भी फ्लूइड्स हैं तो इस प्लेट पे कितना फोर्स लगा रहे हैं वो फाइनली हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले फोर्स या तो प्लेट इंक्लाइंड हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल हो सकता है, 3 कंडीशंस हो सकते हैं। तो वर्टिकल कैसे बना सकते हैं, एंगल को 90 डिग्री अगर कर देंगे, थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा तो हमारा ये वर्टिकल हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए अगर इंक्लाइन प्लेन है तो इसका हम लोग जो फोर्स कितना डेवलप होगा इसका वैल्यू होता है WA x बार। ए क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस। सपोज ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसका एरिया लेंगे, कुछ एरिया दिया होगा। इसके बाद W यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, रोजी बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड G इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं, रोजी, ये आपको मालूम है। और x बार क्या है, x बार इसका सेंट्रोइड है, ठीक है ना, सेंट्रोइड है। सपोज ये आपका प्लेट है और ये आपका ये सेंट्रोइड है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस है यहाँ से, सेंट्रोइड का वर्टिकल डिस्टेंस है फ्री सरफेस से, ठीक है ना, ये फ्री सरफेस है वाटर का, फ्री सरफेस। तो यहाँ से क्या करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे हमारा जो है ये आप देख सकते हैं, इसका ग्रेविटी सेंट्रोइड एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम लोग x बोलते हैं, x बार बोलते हैं, है ना, x बार से इसको डिनोट करते हैं, ओके। इसको कैसे डिराइव किया गया, बहुत आसान है, इसको डिराइव करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे सपोज ये हमारा रैंडम शेप हो गया, ओके, कोई भी प्लेट हो सकता है, तो हमने एक रैंडम शेप का प्लेट लिया और यहाँ पे डिफरेंशियल एरिया दिए के रिस्पेक्ट से आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका फोर्स का वैल्यू आएगा। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे फोर्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटीग्रेशन के बाद, ओके। तो दिस इज द
फोर्स किसके द्वारा, इंक्लाइंड सरफेस के सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा ये हमने निकाला। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद एक कंसेप्ट आता है सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी एक ये एक्चुअली में फोर्स ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, मींस कि जो हमारा ये जो फोर्स है, फोर्स ये कहाँ से कहाँ पे एक्ट करेगा उस प्लेट पे। ठीक है ना, जैसे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स की डिस्कशन करते हैं ना, उसी तरह ये फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा। ये फोर्स एक्ट करने के लिए देखिए इसका मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है कि सपोज टू बी एक्टिंग, एक्चुअली में वो जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग मेजर करते हैं कि कोई ना कोई एक पॉइंट से उसका मास कंसंट्रेट हो रहा होता है। सपोज हमारे पास एक बॉडी है तो इसका हम लोग मान के चलते हैं, और होता भी है कि इसका मास जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कंसंट्रेट होता है। उसी तरह इस जो हमारा ये फोर्स है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ये कहाँ पे एक्ट करेगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। और सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला डेरिवेशन के बाद ये आता है। इसमें कुछ पॉइंट्स है ये आपको जानना है। एक्स बार सी पी मतलब हॉरिजेंटल प्लेन है, जो ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है। हॉरिजेंटल प्लेन से ये सपोज आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है, मैंने ये एट रैंडम इसको मेजर किया। तो एक सीपी जो होता है, एक सीपी इक्वल टू होता है एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए एक्स बार। क्लियर है। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आता कहाँ से, ये आता है इसको जब डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन इसका जब हम लोग एलिमेंट लेकर डेरिवेशन करते हैं वहाँ से इसका आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको बुक में मिल जाएगा, आप इसका डेरिवेशन बुक से देख सकते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसमें किस ये जो फॉर्मूला डिराइव होता है इसमें एक्चुअली में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ से बहुत सारे इक्वेशंस निकाले जा सकते हैं मोमेंट्स को कंजर्व कर। ओके, अब देखिए आई जी जी क्या है इसको जान लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ओ आई को लिखते हैं ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस विच इज पैरेलल टू ओ डैश। ओ डैश क्या है, ये हमारा देखिए ये तो सिर्फ हमने एक साइड व्यू ना दिखाया है प्लेट का, ये अंदर की तरफ भी प्लेट होगा। क्लियर है ना, इस तरीके से ये प्लेट अंदर की तरफ होगा। क्लियर है। और ये प्लेट होने के कारण इसका कुछ ब्रेथ होगा और कुछ इसका लेंथ होगा। क्लियर है, लेंथ होगा। तो हमको कहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, इस एक्सिस के अबाउट लेना है। जो हमारा ये जो एक्सिस दिख रहा है ना अंदर के तरफ, जो हमारा प्लेन के जो कि सेंट्रोइड से पास होता हुआ होना चाहिए। क्लियर है, जो कि सेंट्रोइड से पास होते हुए होना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल ये आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसको समझने की आपको ज़रूरत होगी। ओके, इसके बाद अब उसी को हमने क्या किया है, थोड़ा सा कंसाइज कर दिया है रिमेम्बर करने के लिए। जो भी हमने अभी तक देखा उसको हमने एक छोटे से देखिए अगर हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना, तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए तो फोर्स वही होगा। ठीक है, फोर्स में तो कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ रोजी तो चेंज नहीं हो रहा है, ए चेंज नहीं हो रहा है। और एक्स बार क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वर्टिकल डिस्टेंस है फ्री सरफेस से। किसका फ्री सरफेस, फ्लूइड का फ्री सरफेस।
और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? सेंटर ऑफ प्रेशर होता है एक्स बार, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, प्लस आई जी। आई जी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस किसको बोल रहे हैं हमने? जो ये आपका प्लेन के अंदर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये होता है सेंट्रोइडल एक्सिस। क्लियर है? इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा फॉर्मूले में ऑटोमेटिक मिला हुआ है डेरिवेशन के कारण। और अगर वर्टिकल हो जाए, अगर कोई इंक्लाइन सरफेस है तो वर्टिकल करने के लिए थीटा को क्या करना पड़ेगा? 90 पुट करना पड़ेगा। तो थीटा को यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो साइन 90 इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर कॉन्साइड कर जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन तो आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही उसका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। क्लियर है? तो ये हमने किसकी बात की थी अभी तक हमने सरफेसेस की बात की थी, प्लेन सरफेसेस की। ओके, ये था हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस। अभी तक किसकी बात कर रहे थे? प्लेन सरफेसेस की बात कर रहे थे। जैसे कि एक मेटल का प्लेट हो गया, एक आपका सर्कुलर प्लेट हो सकता है, रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं ना है कि सारे प्लेट जो होंगे रेक्टेंगल ही होंगे, सर्कुलर ही होंगे। कुछ कर्व सरफेस भी हो सकते हैं। जैसे कि आप ये रियल एग्जांपल्स देख सकते हैं। जो हमारा सीप होता है, सीप का जो सरफेस होता है नीचे वाला वो कर्व नेचर का होता है। वो तो डायरेक्टली तो रेक्टेंगुलर होता नहीं है। कुछ हमारा सीप इस तरीके से होता है, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से हमारा सीप होता है, ठीक है? तो आप देख रहे हैं ना ये कर्व नेचर है इसका। कर्व नेचर है तो अभी तक तो हमने प्लेन सरफेसेस के बारे में पढ़ा। तो अब हमको क्या देखना है? अब कर्व फोर्स पे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व सरफेस। तो ये पढ़ लेंगे तो हमारा क्या क्लियर हो जाएगा? प्लेन सरफेस के बारे में भी हो जाएगा और कर्व सरफेस के बारे में भी हो जाएगा। देखिए ये सपोज हमारा एक कर्व सरफेस है, ठीक है? बड़ा सरफेस है, इसका छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई भी कर्व का नेचर बदल रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे वर्टिकल होने की कोशिश किया, फिर ये वर्टिकल हो, तो ये तो इसका कर्व का नेचर चेंज हो रहा है। तो इस तरह के एनालिसिस करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल पाथ लेते हैं। जैसे कि हमारा डीए है, डीए ये क्या है? बहुत छोटा एलिमेंट है। क्लियर है? ये छोटा एरिया लिया हमने, किसका लिया? कर्व सरफेस का। तो इस छोटे एरिया में कोई छोटा सा फोर्स लग रहा होगा, और ये जो कर्व है, ये कर्व जो हमने दिए डिफरेंशियल पाथ का जो एरिया लिया है, ये एंगल थीटा बना रहा है उस स्टैंड। क्लियर है ना? उस स्टैंड पे थीटा बना रहा है, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल लगेगा, सरफेस के नॉर्मल लगेगा। तो ये जो इसका जो सरफेस का नॉर्मल है ये भी थीटा बना रहा होगा। आप बोलिए कैसे बना लिया सर? तो देखिए, इसको जब आप इसको आप इस तरीके से रोटेट कर देंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसके बाद हमने क्या किया? इस दिए सरफेस को प्रोजेक्ट किया। सरफेस तो अंदर की तरफ होगा ना, इस तरीके से अंदर कर्व सरफेस होगा। तो कर्व सरफेस को सपोज ये हमारा कर्व सरफेस था। क्लियर? दिस इज द कर्व सरफेस। इसको हमने एक एक्स प्लेन लिया और एक वाई प्लेन लिया, और उस प्लेन को हम लोग एक्स प्लेन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर इधर से आप एक लाइट सोर्स लगाते हैं, अगर यहाँ से आप लाइट दे रहे हैं, ठीक है ना, लाइट देंगे तो इधर देखेंगे कि इसका एक छाया बनेगा, ठीक है ना, छाया बनता है, उसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगर इधर से आप लाइट सोर्स डालेंगे
इसका इमेज बनेगा, ठीक है ना, इमेज बनेगा, इसको छाया बोलते हैं। उसी को यहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म में बताने की कोशिश की कि जो छाया का डायमेंशन होगा वो डी ए साइन थीटा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, डी ए कॉस थीटा होगा। क्लियर, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अब देखिए, इस छाया जो है हमारा हॉरिजॉन्टल जो एंड वर्टिकल प्लेन मिला, जो सरफेसेस मिले, इस सरफेसेस को हमने क्या किया, उस सरफेसेस पे बारी बारी से हम लोग फोर्स एनालाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो फोर्स है, डीएफ जो फोर्स है, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। एक हो जाएगा जो डीएफ फोर्स है, डीएफ हॉरिजॉन्टल, डीएफ साइन थीटा, ओके, डीएफ साइन थीटा, और एक जो वर्टिकल फोर्स होगा डीएफ कॉस थीटा। क्लियर है, डीएफ कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो हमारा जो डीएफ है और डीएफ कैसे आएगा, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोर्स निकालेंगे। फोर्स एक्चुअली में होगा कितना, प्रेशर पहले जानने की कोशिश करेंगे। प्रेशर कितना होगा, रो जी एक्स प्रेशर होगा ना, रो जी एक्स प्रेशर होगा। फोर्स कितना हो जाएगा, रो जी एक्स इंटू डी ए, एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या किस में बदल जाता है, आपका फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, इस फोर्स को बारी बारी से, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक वर्टिकल फोर्स, इन दोनों फोर्स को हम लोग बारी बारी से एनालाइज करेंगे और इसका कंक्लूजन देखेंगे। इसमें आगे देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स को लेते हैं, मींस इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सरफेस है इसका दो कंपोनेंट मिला, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एरिया का। अब वो एक सबसे पहले डीएफ लेते हैं, डीएफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो ये साइन थीटा तो यहाँ से ये साइन थीटा ये वाला है, और डीएफ का वैल्यू यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, डीएफ का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया, डीए का वैल्यू क्या होता है, वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स, देखिए कभी भी कोई फोर्स निकालना है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है एफ एक्स एंड एफ वाई, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एफ जो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट एफ एक्स का होल स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले जानेंगे, फिर वर्टिकल कंपोनेंट जानेंगे, और उन दोनों कंपोनेंट के बाद हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला बताया था, ये फार्मूला, इससे हम लोग डायरेक्ट उसका फाइनल फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन ए कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग थोड़ी देर पहले ये वाला फार्मूला जो पढ़े, ठीक है, ये केस हो गया, ये केस हो गया किस केस के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल के लिए फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। क्लियर है, तो यहाँ से यही कंक्लूजन मिल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा ये कितना होगा, ये इतना होगा, ठीक है, ये इतना होगा। अब देखिए, दिस फोर्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एरिया, और वो कहाँ से पास कर रहा होगा, यहाँ से सेंटर ऑफ प्रेशर से पास कर रहा होगा। इसके बाद आप हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स कितना है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए, जो वर्टिकल फोर्स कैसे उसको देखेंगे। देखिए, हमने क्या किया कि इसका
जो df जो था df ये आएगा रो जी एक्स डी ए, क्योंकि df का वैल्यू मैंने बताया था रो जी एक्स। ओके, रो जी एक्स और डी ए कॉस थीटा, और डी ए कॉस थीटा को एक्स डी ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं, एक्स डी ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा डी ए है और ये हमारा एक्स है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। अगर सपोज ये आपका रेक्टेंगुलर एक क्रॉस इस तरीके से आपका क्यूबॉइडल शेप है और इसका एरिया मान लीजिए ए इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर है और हाइट सपोज 2 मीटर स्क्वायर है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ है, तो सॉरी ये मीटर हो जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर इंटू 2 मीटर इक्वल टू 32 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, 32 क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से हमने इसको किया है, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एक्स डी ए कॉस थीटा। और तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो वर्टिकल फ्लूइड होगा वेट ऑफ फ्लूइड के बराबर होगा। तो ये आपको घबराना नहीं, ये हमारा डेरिवेशन से आया कि अगर हमारे पास एक कर्व सरफेस एरिया है तो कर्व सरफेस एरिया का जो ओरिजेंटल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वर्टिकल प्लेन पे जो फोर्स लग रहा होगा उसके बराबर होगा, और जो वाई डायरेक्शन में फोर्स होगा वो कितना होगा, वो इतना होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेट होगा, वेट ऑफ फ्लूइड कंटेन्ड बाय द दिस एरिया, ठीक है ना, दिस एरिया। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कौन सा एरिया हो जाएगा, उसके वेट के बराबर फोर्स लगेगा। ये आपको डेरिवेशन से में रखनी है बातें, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस इज इक्वल टू weight of the liquid contained by the curved surface up to free surface। फ्री से मतलब कहाँ से कहाँ, जो कर्व सरफेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वाटर कंटेंट होगा या जो लिक्विड होगा उसके वेट के बराबर होगा। ओके, और द वेट विल बी एक फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये कौन सा केस बन जाएगा, एक्चुअली जो कर्व सरफेस जो हमने पढ़ा यही दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यही दोनों का इस बोध का कॉम्बिनेशन है। तो कर्व सरफेस एरिया को हमने क्या किया, अपने एनालाइजेशन के लिए दोनों को ब्रेक कर दिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में, जो कि अभी आपने देखा। तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। ओके, तो मैं कुछ आपको और छोटे छोटे पॉइंट्स में बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखिएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको बनाना है। और क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये आपका पिछले वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ओके, ये पिछले वाले चैप्टर्स का क्वेश्चन है, इसको बनाइए। देखिए एक आपका बॉडी है जिसका वेट है 100 न्यूटन। वेट क्या होता है कि जैसे ये आपका एक लिक्विड है और लिक्विड के अंदर एक आपने ऑब्जेक्ट को डाला हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को डाला है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करेगा ही, और इसका बुआयंसी फोर्स भी एक्ट करेगा, और जो रिजल्टेंट आपका जो फोर्स है वो आपका वेट कहा रहेगा। समझ रहे हैं ना, अगर यहाँ पे आप एक वेइंग मशीन रखे होंगे
तो यहाँ पे अगर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 20 है और वाइंसी फोर्स 10 आ रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10। इसको बोलते हैं वेट का मतलब यही है। क्लियर है ना? इसका थोड़ा सा हल्का अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो इसका ऑप्शन मैं देता हूँ। ऑप्शन ए इज, ये क्वेश्चन को पहले पढ़िए। इस क्वेश्चन को बनाइए और इसको सॉल्यूशन इसका आंसर बताइए आप लोग। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसका बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाइए जो आपके स्क्रीन पे विजुअल है। आप टाइम दीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको बनाइए। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझना है आपको क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को समझना है और बनाना है। जैसे कि एक बॉडी है जिसका वेट है 100 न्यूटन इन एयर। सेम बॉडी है लेकिन उसका वेट क्या है? 100 न्यूटन आपका वेट है एयर में, और वाटर में उसका वेट हो गया 80 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? जो एयर का जो बुआयांसी फोर्स है वो कम है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसको बनाना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा बॉडी का वेट है एयर में, बॉडी वेट इन
एयर, जिसको मैं W बोल रहा हूँ, ये आपका 80 न्यूटन। ओके, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, सॉरी 100 न्यूटन, कितना है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। ओके, तो W को क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर के ही रिस्पेक्ट में वाटर को कंपेयर करेंगे। ओके, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मास, देखिए ये हो जाएगा 100/9.8, इसको kg लिख सकते हैं। अब देखिए, और बॉडी वेट इन वाटर कितना दिया हुआ, इन वाटर आपका दिया हुआ है 80 न्यूटन। ओके, तो बॉयंसी फोर्स कितना हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स कितना हो जाएगा, क्योंकि बॉयंसी फोर्स जो है हमारा वाटर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, जैसे 20 हो जाएगा, क्लियर, 20 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए, यही बॉयंसी फोर्स क्या लिख सकते हैं, बॉयंसी फोर्स लिख सकते हैं फ्लूइड का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय फ्लूइड एंड g इक्वल टू 20 न्यूटन, और यहाँ से हो जाएगा वॉल्यूम फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20/ρf इन g, और ρf कितना है, वाटर है, ठीक है ना, तो वाटर को लिख सकते हैं यहाँ पे 100/9.8, क्लियर है। और यहाँ से लिखा जा सकता है, देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे डेंसिटी पूछा गया, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, किसका मास, हमारा बॉडी का मास, जो कि है देखिए यहाँ पे मास है 100/9.81, और ये हो जाएगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000, उसको मैं डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड करके मैंने फाइनली कंक्लूजन यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5, यानी 5000 kg पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग, क्वेश्चन समझ में आया बताइए। ओके, और एक क्वेश्चन जो हम लोग ये मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, कल मैंने पढ़ाया था, उसी का कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मेटासेंट्रिक हाइट दिया हुआ है, हाइट इक्वल टू 750 mm, तो आपसे पूछा गया है टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन कितना होगा, जिसका मैंने फार्मूला मैंने बताया था 2 पाई अंडर रूट के जी स्क्वायर के जी, जो कि रेडियस ऑफ गायरेशन था, एंड जी एम, ठीक है, जी एम क्या था, मेटासेंट्रिक हाइट था, ये मैंने फार्मूला भी आपको लिख दिया है। तो आपको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, टाइम पीरियड मेरे को निकाल के बताइए, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो सही से कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, और बताइए कितना होगा टाइम पीरियड।
ओके वेरी गुड। इसका आंसर आ रहा है, आप लिख सकते हैं, आएगा इसका आंसर 3:5 के जी कितना है 9 स्क्वायर, जी का वैल्यू 9.81 और जी एम का वैल्यू है 0.7 लिख सकते हैं और इसका आएगा 7.5 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे इतना आएगा, ठीक है, सेकेंड आएगा। क्लियर? तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है द metacentric height for a floating spherical ball of radius r and depth of immersion also equal to r each क्या होगा? ऑप्शन ए इज रेडियस के बराबर होगा, बी होगा हमारा 1+1/r² के बराबर होगा, सी जो है हमारा 6r/5 के बराबर होगा, 4 या 0। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? मेटासेंट्रिक हाइट बताना है, क्योंकि फ्लोटिंग स्फेरिकल बॉल और डेप्थ ऑफ इमर्शन कितना है? रेडियस आर के बराबर है। ठीक है, तो आपको बताना है। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए। ऑप्शन दिस इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी देखिए इस क्वेश्चन को।
ये हमारा सपोज दिस इज द स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल है, तो इसका जी कहाँ पे होगा, यहाँ होगा, ठीक है, और इसका बॉयंसी फोर्स यहाँ होगा, ठीक है। तो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो और स्टेबल है, तो ये एक्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये आर है, डेप्थ ऑफ इमर्शन आर है, ठीक है। तो इसका मेटा सेंटर यही कॉन्साइड कर रहा है, क्योंकि इसी के अबाउट ये क्या कर रहा होगा, ऑक्सीलेशन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ इमर्शन कितना है, आर है, इसीलिए जी और एम क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे, ठीक है। तो जी एम का डिस्टेंस कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था उसको एक बार देखिएगा, और वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। क्लियर है ना? तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो मेटा सेंटर जो होगा इसी के, क्योंकि आर जो डेप्थ ऑफ इमर्शन है, ये कंडीशन ही आर है, तो आर से कम होता है या ज़्यादा होता तब जीएम का वैल्यू कुछ होता, सिग्निफिकेंट जीएम का वैल्यू होता, लेकिन इस केस में नहीं होगा, यानी 0। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा आज मेरा हेल्थ इशू है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचा था क्लास कैंसिल करने के लिए, लेकिन आज का क्लास आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए, अगर मैं अभी क्लास एंड करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है मेरे को, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड। तो आप लोग क्या करना है, आपका होमवर्क है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैंने ये कंसेप्ट बताया, ये जो कंसेप्ट बताया मैंने, इसको आपको बुक से देखना है। ये तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको इसका बुक से देखना है। बुक आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं पीडीएफ आप शेयर कर दूंगा कोई एक बुक का ग्रुप में, और वहाँ से आप रेफरेंस लेकर इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, और इसका क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ओके। तो और मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, जो आपके बुआंसी एंड फ्लोटेशन के, और जो क्वेश्चंस जो इंटरलिंक्ड हैं, से इंटरलिंक्ड है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास आई थिंक मैं संडे सैटरडे को नहीं ले पाऊँगा। मैं नेक्स्ट क्लास संडे सैटरडे के बाद लूँगा, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी हूँ नेक्स्ट संडे सैटरडे। तो मैं क्या करूँगा, मंडे ट्यूसडे को लूँगा, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे, ओके। इस मंडे ट्यूसडे को नहीं लूँगा। तो आपका नेक्स्ट जो आपका संडे सैटरडे होगा, उसमें हम लोग क्लास मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि उस दिन मैं बिजी हूँ। उसको इसका बैकअप मैं नेक्स्ट क्लास यानी मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे को दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी तक कैसा जा रहा है, आप अपना फीडबैक बताइए। कोई आप सजेशन देना चाहें तो आप मेरे को पर्सनली भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ओके।